Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome you all in Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande, and you are watching YouTube channel of Bhande Sir's Academy. Friends, this is our third video of thermodynamics and requirement वही है जो लास्ट लेक्चर में बोला था. यदि आप इस लेक्चर को समझना चाहते हो तो पहले दो लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है. दोनों वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है. तो आई होप कि आप लोगों ने वो दो वीडियो देखे होंगे. ये समझ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं. आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स की पीवी डायग्राम के बारे में समझेंगे. थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कर देता हूं ताकि आपकी लिंक लगे कि हमने एक थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम की बात की थी कि यदि कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है ये हम मानते हैं तो उसका तीन इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले इट शुड बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. दूसरा वाला वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और तीसरा वाला वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. और यदि कोई सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम में है तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम मानते हैं. तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट. स्टेट इक्वेशन क्या है एंड स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व इन दिस स्टेट. सो फ्रेंड्स, यदि आपने थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था. पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. क्या पढ़ा था बच्चों? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. यहां पे पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वॉल्यूम, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट और टी का मतलब होता है टेम्परेचर. तो हर टर्म का यदि हमें सिग्निफिकेंस बताना है तो सिंपल सी बात है कि ये प्रेशर बताएगा एक स्टेट की, ये वॉल्यूम की स्टेट को बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, ये गैस कांस्टेंट बताएगा और ये टेम्परेचर बताएगा. यही इस सवाल का मतलब है. चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज द पीवी डायग्राम एंड हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. अब देखिए, यदि हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए यहां y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है. कंसीडर ऑन x एक्सिस देयर इज ए वॉल्यूम, ऑन y एक्सिस देयर इज ए प्रेशर. क्या है बेटा? हम लोग अभी आगे थर्मोडायनामिक स्टेट समझ रहे हैं. तो थर्मोडायनामिक स्टेट को समझने के लिए हमको पीवी डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज पीवी डायग्राम? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम और द पीवी कर्व दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम कर्व और इंडिकेटर डायग्राम ऑफ द सिस्टम. अब देखिए, मान लीजिए कोई भी सिस्टम जब अपना स्टेट चेंज करती है, यानी कि मान लीजिए किसी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो ये जो घटना होगी ये एकदम से नहीं होगी, ये बारी बारी होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, यानी कि छोटी छोटी स्टेट चेंज होगी. तो मान लीजिए मैं ये मान करके चलता हूं कि अपने सिस्टम ने यहां से स्टेट चेंज करना चालू किया, उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए, और यहां से यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यहां का वॉल्यूम होगा V1 और यहां का प्रेशर होगा P1. और मान लीजिए धीमा धीमा हम स्टेट चेंज करके कहां पहुंचे हैं? पॉइंट बी पे. बी से यदि मैं टेंजेंट डालता हूं तो ये हो गया V2 और ये हो गया है P2. तो मान लीजिए बच्चों, जब इस सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज किया तो उसने ए से बी चेंज किया, यानी कि वो थोड़ा सा इधर गया, बाद में ये आया, बाद में यहां आया, बाद में यहां आया और बाद में यहां पे आया. तो इन सारी स्टेट को यदि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पीवी डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अमॉन्ग्स प्रेशर एंड वोल्टेज.
हर पॉइंट आपको बता रहा है कि उस पॉइंट का प्रेशर क्या है और वोल्टेज क्या है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ प्रेशर एंड द काइंड ऑफ वोल्टेज. सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ PV diagram at constant pressure. Draw the PV diagram and explain the concept of positive and negative work. अब देखिए PV डायग्राम से हम लोग आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्क के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं. तो देखिए PV डायग्राम, बेटा हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है PV डायग्राम फॉर पॉजिटिव वर्क. देखिए यदि आपने पहले 2 वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियर बोला है कि इफ देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम देन देयर इज अ वर्क डन. अब पॉजिटिव वर्क डन के लिए एक चीज दिमाग में पक्की रखो, यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क पॉजिटिव है, यदि वॉल्यूम घटता है तो वर्क नेगेटिव है. तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दिस डायग्राम व्हाट वी विल रिप्रेजेंट सिंपल वे. मान लीजिए यहां वॉल्यूम है और यहां प्रेशर है. तो इस डायग्राम में चलिए मैं डायग्राम का समय भी आपका बचाता हूं, यहीं पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं. और हमेशा ध्यान में रखिए व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्क डन और वर्क इज ऑलवेज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व. ये एक पॉइंट है कि किसी भी कर्व का अंडर का एरिया जो होता है वो देता है हमको वर्क डन. ये बात ध्यान में रखना. मान लीजिए बेटा यहां पे हमने प्रेशर लिया हुआ है, यहां पे हमने वॉल्यूम लिया हुआ है. मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. हमारी स्टेट जो चेंज हो रही है उसकी डायग्राम जो है वो कहां से कहां आ रहा है बेटा, कहां से कहां आ रहा है, 1 to 2 आ रहा है. यानी कि 1 का जो वॉल्यूम है वो V1 है, 2 का जो वॉल्यूम है वो V2 है, 1 का जो प्रेशर है वो P1 है, 2 का जो प्रेशर है वो P2 है. When the state is changing from state 1 to state 2, then its volume will change from V1 to V2, whereas pressure will change from P1 to P2. तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब हम लोग एक से दूसरी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. पहले V1 था, बाद में V2 हुआ है. यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो हम लोग ये कहेंगे कि दिस वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0. यानी कि वॉल्यूम क्या है आपका, पॉजिटिव है. एंड एज वी नो दैट व्हाट इज वर्क डन, तो बच्चों हमें वर्क डन मिलता है, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, where volume changing from V1 to V2. तो यहां पे अपना वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव चेंज. इसलिए हम लोग इस डायग्राम में कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव वर्क डन, हियर आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेम डायग्राम. देखो बेटा यहां पे है पॉइंट 1, यहां पे है पॉइंट 2. यानी कि जब इस सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज करना शुरू किया तो हमने 1 से स्टेट चेंज किया और हम कहां गए, 2 पे गए. सो द स्टेट हैज स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2. जब 1 to 2 जा रहा है तो वी कैन ऑब्जर्व हियर वॉल्यूम इज बीइंग रिड्यूसेस. वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. यानी कि वॉल्यूम घट रहा है. और यदि इसका वॉल्यूम घटता है तो ये वर्क हो गया निगेटिव. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू कैन ऑब्जर्व इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकेंड केस, तो पहली केस में जो डायरेक्शन था और दूसरी केस में जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है. फ्रॉम दैट डायरेक्शन वी कैन से दैट दिस इज व्हाट द वर्क डन इज नेगेटिव एंड द ग्राफ इज नेगेटिव वर्क डन. सर हमें नेगेटिव वर्क डन का एक आधा लाइव एग्जांपल आप बताइए. चलिए, जब दूध बॉईल होता है इट एक्सपैंड एंड डज वर्क ऑन द सराउंडिंग. दिस इज पॉजिटिव वर्क डन बाय द मिल्क ऑन द सराउंडिंग. In the compression of spring, considering spring to be system, work is done on the system, thus the volume decreases, work done is negative. सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया. चलिए बेटा पॉजिटिव और निगेटिव वर्क को मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया. अब आपको मैं सिंपल पॉजिटिव और निगेटिव वर्क बताता हूं. मान लीजिए इफ दिस इज द सिलेंडर एंड दिस इज व्हाट द पिस्टन, जो कि अभी हमारे इस यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. आप समझ लीजिए इसके अंदर यदि ये गैस है, यदि इसके अंदर ये गैस है और इस गैस ने ये जो प्रेशर है इस पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट किया है. व्हेन दिस गैस इज एक्सर्टेड अ प्रेशर ऑन द पिस्टन, पिस्टन माइट बी शिफ्टेड अपवर्ड. पिस्टन कहां शिफ्ट हो गया, अपवर्ड. तो थोड़ा सा पिस्टन यदि अपवर्ड गया तो पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम V डैश हो गया. यानी कि V डैश इज ग्रेटर देन V. यानी कि
सिस्टम ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया यानी कि वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव वर्क। अब मान लीजिए इसी पिस्टन को मैंने दबाया कुचुक, तो ये पिस्टन यहां पे नीचे आ गया, तो इसको यदि हम दबाते हैं तो वॉल्यूम घट गया, यानी कि हमने सिस्टम के ऊपर काम किया, तो सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगाया, सिस्टम के ऊपर काम हुआ तो वॉल्यूम घटा, घटा यानी कि कॉम्प्रेस यानी कि निगेटिव वर्क। तो वॉल्यूम का घटना नेगेटिव वर्क, वॉल्यूम का बढ़ना पॉजिटिव वर्क। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। चलिए बेटा, मैं आपको स्टेट बोर्ड का कंटेंट टू कंटेंट पढ़ा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग अभी इस चैप्टर का काफी अहम वाला हिस्सा चालू करते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझने के लिए पहले इसका हम लोग पूरा का पूरा माहौल बनाते हैं। माहौल का मतलब होता है पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपके सामने रखते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर यदि देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे 4 प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहली प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस एंड अडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझने से पहले हमें समझना है क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि प्रेशर वॉल्यूम जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्लोली चेंज होगा, यानी कि वो स्लोली यदि चेंज होते हैं तो हम उसको क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। सर नहीं समझ में आया, क्या आप उदाहरण दे सकते? बिल्कुल दे सकता हूं बेटा। देख लीजिए यहां पे मैं निकाल रहा हूं पिस्टन, डेफिनेटली इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है? गैस। तो दिस सिलेंडर इज कंसिस्ट ऑफ ए गैस, ये सिलेंडर जो है वो गैस से भरा हुआ है। मान लीजिए इसके अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे क्या रख दिए? पत्थर रख दिए। मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे छोटे छोटे पत्थर रख दिए। अब क्या होगा? ये छोटा सा पत्थर उठाया तो ये धीमा सा जो पिस्टन है ऊपर जाएगा, बराबर है। तो आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इतना इनफाइनाइटेसिमली स्लो, यानी कि हल्का सा ऊपर जाएगा। यानी कि आप यदि इसके अंदर क्यों ऐड कर रहे हो तो थोड़ी सी हीट ऐड की, पत्थर उठाया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर और हीट ऐड की और मैंने दूसरा पत्थर उठाया और थोड़ा सा ऊपर गया, फिर तीसरा पत्थर उठाया और थोड़ा सा ऊपर गया, चौथा पत्थर उठाया और थोड़ा सा ऊपर गया, पांचवा पत्थर उठाया और थोड़ा सा ऊपर गया। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि धीमे धीमे यदि हम लोगों ने 4-5 पत्थर उठाए तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। यानी कि ये इसका जो वॉल्यूम बढ़ा रहा है ये स्लोली बढ़ा रहा है, उतने ही स्लोली उसका प्रेशर भी घट रहा है। यानी कि वॉल्यूम धीमा यदि बढ़ता है तो उसका प्रेशर भी धीमा घटता है। यानी कि जब ये घटना घट रही है तो आपको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आप आफ्टर सर्टेन टाइम देखोगे तो आपको वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखेगा। और ये जो प्रोसेस चेंज हो रही है इस प्रोसेस का नाम होता है क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। सो वी विल लर्न इन डेप्थ व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो पीवी डायग्राम का पाथ क्या है, पाथ क्या सिग्निफाई करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमारे लिए अभी इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात बता रहा है। देखिए यहां पे मान लीजिए मैं आपको पाथ समझाने का प्रयास करता हूं, तो यहां पे ये पाथ हमें क्या बताता है? तो बेटा ये पाथ हमें स्टेट की भिन्न भिन्न स्थितियां बताता है। कैसे? तो मान लीजिए जी हम लोग इसको समझना चाहते हैं। आई होप आप लोग ये बोर्ड को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, आपको ये दिख रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि आपको दिखना बहुत अहम है। चलिए, आई होप आपको बोर्ड बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखो बेटा, मान लीजिए मैं दूसरी स्टेट लेता हूं, तो दूसरी स्टेट में यानी कि जब हम ए टू सी जा रहे हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट ए पे भी प्रेशर पी आई है, सी पे भी प्रेशर पी आई है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम वी है और यहां पे वॉल्यूम वीएफ है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम ए टू सी जा रहे हैं तो यहां पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो पाथ आपको बता रहे हैं इस पाथ की अलग अलग स्टेट है, यानी कि हम लोग अलग अलग स्टेट में इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यदि हम लोग सी टू बी जा रहे हैं, सी टू बी में हमें यह समझ में आ रहा है कि सी का और बी का दोनों का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। देखिए यहां का भी वॉल्यूम ये है, यहां का भी वॉल्यूम ये है, लेकिन यहां का प्रेशर जो है वो प्रेशर घट रहा है। कि जब हम लोग सी टू बी मूव कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर घट रहा है, यानी कि यहां पे कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। नाउ
प्लीज अंडरस्टैंड, इसी आधार पे हम लोग इस प्रोसेस को अलग अलग नाम देंगे। अब देखिए, जब हम लोग A टू D आ रहे हैं तो वही किस्सा है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है। तीसरी स्टेट का पॉइंट देखिए, D टू B है, तो यहां पे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है। तो ये चारों स्टेट को समझने के बाद हम लोग यहां पे A टू B आते हैं। यहां आप देखिए A टू B जो प्रोसेस है, इसके अंदर धीमा 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 वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। तो ये हमें सिग्निफाई करता है डिफरेंट डिफरेंट पाथ से। अब देखिए, what will be the work done for the process in which system changes its state from initial to final along the path on the both pressure and volume। मैंने अभी अभी बताया, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये सवाल जो है ये काफी बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल ने हमें यह पूछा है कि सिस्टम अंडरगोज फर्स्ट वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। सो हियर वॉल्यूम चेंज एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड देन यहां क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज, यहां पे आपका प्रेशर चेंज हो रहा है एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यहां वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। चलिए मैं आपको यहां निकाल के बताता हूं, दोनों स्थिति आपके सामने रखता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, पहली स्टेट में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम चेंजेस। तो यहां पे आपको पता है, व्हेनेवर वी आर टेकिंग द डायग्राम, हियर वी आर टेकिंग द वॉल्यूम, हियर वी आर टेकिंग द प्रेशर। तो ये बोल रहा है वॉल्यूम चेंज। मान लीजिए स्टेट हमारी यहां से शुरू हो रही है 1 to 2, तो आप देखिए व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2, योर वॉल्यूम, 1 का वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2 और इसका प्रेशर है P1। तो देखिए बेटा, मेरा पहला स्टेटमेंट है वॉल्यूम चेंज एंड प्रेशर कांस्टेंट। आप ऑब्जर्व कीजिए, जब मैं 1 to 2 जा रहा हूं तो वॉल्यूम V1 to V2 चेंज हो रहा है, लेकिन यहां का भी प्रेशर P1 है और यहां का भी प्रेशर P1 है। तो ये चीज समझ में आई आपको? तो वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है। देन प्रेशर चेंज एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। अब मैं 2 to 3 आ रहा हूं, तो 2 to 3 जब आ रहा हूं, देखिए यहां का वॉल्यूम V2 है, यहां का भी वॉल्यूम V2 है, लेकिन यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर देखे तो P2 है। तो जब मैं 2 to 3 आ रहा हूं, प्रेशर इज ऑल्सो चेंजिंग, प्रेशर इज ऑल्सो चेंजिंग एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप देखिए, जब मैं ये स्टेट चेंज कर रहा हूं और ये ग्राफ है, और मैं आपको ये पूछूं बच्चों की, जब ये स्टेट ऐसी हुई तो इसका वर्क डन कितना हुआ, तो आपको मैंने बताया है एरिया अंडर द कर्व इज ए वर्क डन, एंड दिस इज व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस केस। अब उन्होंने दूसरी केस जो हमें दी है वो केस है सिस्टम अंडरगोज, दूसरी केस है सिस्टम अंडरगोज फर्स्ट प्रेशर चेंज। अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग प्रेशर चेंज कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, pressure change at constant volume, then pressure change, then system undergoes first volume change, system undergoes first pressure at constant and then volume change at constant pressure and then volume change at constant pressure। यानी कि थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूं, यानी कि जो हमने ऊपर किया उसके एग्जैक्टली अपोजिट। तो यहां कौन है, वॉल्यूम, यहां कौन है, प्रेशर। अब देख लीजिए, सबसे पहले सिस्टम अंडरगोस फर्स्ट प्रेशर चेंज। देखिए बेटा, मान लीजिए ये 1 है और यहां से यहां आ रहा हूं मैं 2 पे, तो यहां का प्रेशर P1 लीजिए और यहां का प्रेशर P2 लीजिए। जब मैं 1 to 2 जा रहा हूं, तो प्रेशर P1 to P2 चेंज हो रहा है और यहां का वॉल्यूम है V1 एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं जा रहा हूं वॉल्यूम चेंज एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो गया वॉल्यूम चेंज 2 to 3 और प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां देखिए V1 to V2 और यहां का प्रेशर कांस्टेंट।
यानी कि ये ग्राफ पकड़ता हूं तो ये हो गया वर्क डन। अब सवाल को पढ़िए, इन विच केस द वर्क डन विल बी मोर, यानी कि ये कंपैरेटिव सवाल था। उन्होंने हमें ये दो कंडीशंस दी थी और पूछा था कि किस कंडीशन में जो वर्क डन है वो ज्यादा होगा। तो आप ही देखिए, एरिया अंडर द कर्व होता है वर्क डन, यहां देखिए और यहां देखिए तो आपको यह दिखेगा इन दिस केस द वर्क डन इज मोर बिकॉज द एरिया अंडर कर्व इज मोर। तो यहां आपका वर्क क्या है, ज्यादा है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और इस सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब आपको पूछा है एक्सप्लेन हाउ कैन ए गैस एक्सपैंडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि हम लोग किसी भी गैस को यदि एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है और गैस भी एक्सपैंड होना चाहिए। बट आप ध्यान में रखिए कि इस प्रोसेस को मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। देखो बेटा क्या होता है। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इन्होंने हमको कहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैस एक्सपैंड हो रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये कैसे होगा, तो लेट इट बी, दिस इज व्हाट ए सिलेंडर, दिस इज व्हाट ए पिस्टन। तो ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसके अंदर क्या भर के रखा है, गैस भर रखा है। सो गैस इज फिल्ड इन दी सिलेंडर, द गैस इज फिल्ड इन दी सिलेंडर। मान लीजिए ये जो गैस है, ये गैस जो है वो इसके अंदर भर के रखा है, दिस गैस इज फिल्ड इन दी सिलेंडर। अब मान लीजिए यहां पे मैंने एक बर्नर लगा के रखा है। फ्रेंड्स, यहां पे एक बर्नर लगाया है जो इसको कंसिस्टेंट हीट देगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो भी बच्चों हम लोग हीट देते हैं वो दो कामों में इस्तेमाल होती है। पहले तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, फिर उससे काम कराता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन हमारे सामने चैलेंज ये है कि इसके अंदर आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए हमने जितनी हीट ऐड की, मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एडेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ पिस्टन गेट शिफ्टेड अपवर्ड। मतलब मैंने थोड़ी सी हीट ऐड की और उस हीट से ये पिस्टन जो है ये ऊपर गया। फिर से मैंने थोड़ी सी हीट ऐड की, फिर से ये पिस्टन जो है ये ऊपर गया। फिर से मैंने थोड़ी सी हीट ऐड की, फिर से ये पिस्टन जो है ये ऊपर गया। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, जितने अमाउंट में हीट ऐड कर रहा हूं उतने अमाउंट का ही मैं वर्क कर रहा हूं। यानी कि जितना मैं खा रहा हूं उतना मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे पास ऊर्जा बचेगी ही नहीं। यानी कि मेरी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो शून्य होगी। और इंटरनल एनर्जी यदि शून्य होगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का बचना मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर का बढ़ना ही मतलब होगा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी का बढ़ना, इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो शून्य है, क्योंकि जितनी हीट हम लोग ऐड कर रहे हैं उतनी अमाउंट ऑफ हीट का हम लोगों ने वर्क के अंदर कन्वर्जन करना चाहिए। अब सिंपल भाषा में, जितनी हीट हम लोग ऐड कर रहे हैं उतनी ही हीट हम लोग ये काम करने में यूज कर रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एडेड इज बीइंग यूज्ड फॉर द वर्क डन। तो सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूं कि भैया जितना हीट ऐड करो उतना पिस्टन को सरका दो, जितना हीट ऐड करो उतना पिस्टन को सरका लो। मतलब जितना हीट ऐड किया उतना वर्क कर लिया, जितना हीट ऐड किया उतना वर्क कर लिया। तो यह आपका डेल क्यू हो गया 0। यानी कि यदि आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचती है तो आपका टेम्परेचर बढ़ने का सवाल ही नहीं है। यानी यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो यह है सिंपल कंक्लूजन, हाउ वी कैन एक्सपैंड द गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैंने आपको समझा दिया। यह है अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैस, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, इतनी जल्दी हमें नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने जो प्रोसेसेस है बच्चों, वो हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस है।
पहली है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? जब आप सिस्टम के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करवा रहे हो, तो यदि वो दूसरी स्टेट से पहली स्टेट में वापस आ सकता है तो वो हो गया रिवर्सिबल, और यदि वो पहली स्टेट से जब दूसरी में जाएगा तो दूसरी से पहले में वापस नहीं आ सकता तो वो होगा इरिवर्सिबल। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस का उदाहरण मैंने अभी अभी आपको दिया था, देख लीजिए। इसके ऊपर मैं छोटे छोटे पत्थर रख रहा हूं। मान लीजिए इसके अंदर गैस रखा हुआ है, और जैसे ही हम लोग हीट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो मान लीजिए छोटा सा पत्थर मैंने उठाया, ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो गया, ये और उठाया, ये पिस्टन और शिफ्ट हो गया, ये और उठाया, ये पिस्टन और शिफ्ट हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम ये पत्थर उठा रहे हैं वैसे वैसे पिस्टन अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब मैं आपको ये बोलूं कि ये पत्थर मैंने वापस रख दिया तो पिस्टन फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, ये पिस्टन वापस रख दिया फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम था वो वॉल्यूम फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। So I hope you are able to understand कि ये प्रोसेस हो गई रिवर्सिबल। Now what is irreversible process? जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकती। उदाहरण, मान लीजिए ऊपर से झरना गिर रहा है नीचे, जब वो जमीन पे गिरेगा तो उसकी जो हीट लॉस हो रही है, क्या आप वापस से उस एनर्जी को वापस ले जा सकते हो? उस हीट को वापस ले जा सकते हो? नहीं। इफ आई रब दिस हैंड, तो यहां पे फ्रिक्शन में एनर्जी चली गई, तो मैं वापस खींचता हूं तो और एनर्जी लॉस होगी। क्या मैं ओरिजिनल स्टेट में आ सकता हूं? नहीं। तो ओरिजिनल स्टेट में वापस आना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज व्हाट सिंपली कॉल्ड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और आपको एक बात बता दूं कि बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस ये आइडियल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है यही प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस होना बहुत मुश्किल काम है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ चेंज दैट कैन रिलेटेड टू द रिवर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। वो जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में वापस आएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज कैन नॉट रिएक्टेड इन दी रिवर्स डायरेक्शन। इरिवर्सिबल ही है ना, वो तो उस दिशा में नहीं आएगा। पाथ रिवर्सिबल का, जिससे वो जाएगा उसी से वो वापस आएगा। मान लीजिए इसकी स्टेट चेंज हुई 1 to 2 लाइक दिस, तो 2 to 1 भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन ये इधर 1 to 2 जा सकता है और वापस ये इधर से भी आ सकता है, तो इसके पाथ अलग अलग हो सकते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस आर वेरी स्लो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन ये थोड़े से परमानेंट लॉसेस लेके आएंगे। सिस्टम कम बैक्स टू इनिशियल स्टेट, यहां पे वो अपने पाथ पे नहीं आएंगी। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है और ये प्रैक्टिकल है, और ये है कर्व जो मैंने अभी अभी आपके सामने निकाला था। तो चलिए बच्चों, हमने चार पांच पॉइंट पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझ लिया है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ सकती है, इरिवर्सिबल वो है जो वापस नहीं आ सकती है। रिवर्सिबल ये आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इरिवर्सिबल ये प्रैक्टिकल है, ये हम लोगों ने समझा है। नाउ रीजन वगैरह छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आपको समझना है, अब आएगा मजा। तो दोस्तों, अब असल में हम लोग हमारी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है आइजोथर्मल प्रोसेस। आइजोथर्मल प्रोसेस, नाम में ही सब कुछ रखा है। ऐसी प्रोसेस जिसमें चेंज इन टेम्परेचर शून्य होगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर का शून्य होना, इसी का मतलब टेम्परेचर का कांस्टेंट होना। टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन दिस प्रोसेस चेंज इट्स स्टेट, its temperature remains constant. That is what change in temperature will remains 0. टेम्परेचर का चेंज कितना रहेगा? 0. चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अभी अभी मैंने दोनों उदाहरण जो दिए, रिवर्सिबल में भी जो दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का जो दिया, वो आइजोथर्मल प्रोसेस था। अब आइजोथर्मल प्रोसेस को हम लोग समझने का एक सिंपल प्रोसेस समझाते हैं आपको, कि जिसमें टेम्परेचर चेंज 0 रहना चाहिए। मान लीजिए ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। अब प्रोसेस कैसी चाहिए बेटा हमको? आइजोथर्मल। आइजोथर्मल का प्रोसेस होगा, इसके अंदर स्टेट तो चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए क्या होगा, जितनी हीट हम ऐड करेंगे उतना ही इसको शिफ्ट करेंगे, जितनी हीट ऐड करेंगे उतना ही ये ऊपर शिफ्ट होगा। यानी कि पिस्टन धीमा 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 ऊपर जाएगा। पिस्टन यदि धीमा 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 ऊपर जाता है तो अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, दैट पिस्टन विल शिफ्टेड अपवर्ड।
दैट पिस्टन विल शिफ्टेड अपवर्ड, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एडेड दैट इज बीइंग एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एंड दिस पिस्टन विल शिफ्टेड अपवर्ड। फिर से बात वही होगी कि क्यू जो हम लोग देते हैं हीट, ये दो पार्ट में इस्तेमाल होती है। कौन कौन सी बेटा? वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और वर्क डन कराता है। मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा हमने जितनी हीट दी है वो सारी की सारी हीट किस में यूज हुई है? काम करने में। अब जितनी ऊर्जा हमने ली है उतने का यदि हमने काम किया है तो हमारे सिस्टम के पास बची कितनी? शून्य। यदि सिस्टम के पास कोई ऊर्जा नहीं बचती है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। सर एखादा आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल बताओ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, जैसे हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जब मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। या आपने वाटर को बॉईल करने के लिए रख दिया और वो क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गया है, उसके बाद में उसका वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि उसकी भाप बन रही है, यानी कि उसका वॉल्यूम धीमा धीमा घट रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है भाई क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है डायरेक्ट। तो वो भी उदाहरण हो सकता है हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो चलिए बेटा, व्हाट हैपन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, फटाफट बोलो। इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, यानी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाटएवर अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, वो सारी की सारी हीट किसके लिए यूज हुई है? वर्क करने के लिए, यानी कि वो शिफ्ट हुआ है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए, जब चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी शून्य होगी। यदि इंटरनल एनर्जी शून्य होगी तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ Q बराबर होता है डेल यू प्लस W, यानी कि डेल यू यहां पे हो गया है जीरो, सॉरी डेल यू हो गया यहां पे जीरो। इसका मतलब Q बराबर आ गया है वर्क डन, और इसी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, इट इज यूज्ड फॉर दी वर्क। और यही मैंने अभी आपको समझाया था कि बेटा इस सिस्टम के अंदर जो भी हीट आप देते हो उस हीट का पूरा क्या होता है? वर्क होता है। This is what the isothermal process. Now let us understand the work done in a isothermal process. बच्चों मैं आपको 2 मिनट के अंदर अभी वर्क डन इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस का एक्सप्रेशन निकाल के बताता हूं। वर्क डन इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन ए थर्मल प्रोसेस। बच्चों मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूं ये नोट्स भी मैं लिंक में दे रहा हूं, और इससे छोटी शॉर्ट नोट जो एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी है वो भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो लिंक में आपको पूरी की पूरी नोट्स मिल जाएगी। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया वो है, और इसके पहले वाले 2 वीडियो की लिंक भी है। अब आपको पता है वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पे लेते हैं हम लोग प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इसको कन्वर्ट कर दिया, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में बताया था। यहां आप ध्यान में रखिए प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां लिखता हूं मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। आपको पता है यदि डिफरेंशिएशन को हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू p इंटू dv, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गेट कैंस्टन, ये आ गया है वर्क डन। आपको पता है जो वॉल्यूम चेंज हुआ है सिस्टम का वो कहां से कहां हुआ है? V1 टू V2। मान लीजिए बच्चों यदि ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर शिफ्ट होकर के यहां पे गया है, और इसका V1 था और यहां गया ये V2 है, तो ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, ये चेंज हुआ है V1 टू V2 वॉल्यूम में। अब हम आपको बता रहे हैं कि यह है आपका V1 टू V2, और आज जैसे जैसे हीट ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे वो धीमा धीमा ऊपर जा रहा है, ये हमने समझा है। मान लीजिए ये V1 टू V2 है। अब आपको पता है कि प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, सो V1 टू V2, और यहाँ पे आ गया dV। सो दिस इज व्हाट द प्रेशर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dV? यू नो इट इज द वेलोसिटी। जिनको नहीं आता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx बराबर होता है बच्चों x। तो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलीज है, वो फॉर्मूलीज आपको पढ़ के आना है तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ 1 का इंटीग्रेशन होता है x, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे है 1 का इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम लोग dv के साथ। तो आप बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा? v, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? v1, यहाँ पे क्या आएगा? v2। प्रेशर इनटू, आपको पता है हाउ टू यूज द लिमिट, इसके पहले भी हमने लिमिट यूज की है। तो फाइनल लिमिट यानी कि v2 माइनस v1, ये आपका आ गया है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको शायद यहां पे वर्क डन जो है वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन इस हिसाब से यदि आपको स्टेट केस में चाहिए तो इसी वर्क डन को हम लोग यहां से चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां से वर्क डन कैसे चेंज होता है ये बताता हूं।
तो सिंपल वे आपको ये वर्क डन का ये फॉर्मूला पता चल गया। हमारे पास अभी वर्क डन है बच्चों, W इज इक्वल टू V1 to V2 pressure into change in volume। as we know that, जैसे कि हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV बराबर nRT, यानी Na नंबर ऑफ मोल। तो मैं P बराबर लिख रहा हूं nRT अपॉन वॉल्यूम। तो P बराबर क्या लिख दिया मैंने, nRT अपॉन वॉल्यूम। सो इफ आई पुट हियर द वैल्यू ऑफ P, तो वर्क डन इज इक्वल टू V1 to V2, P का मतलब होता है nRT अपॉन वॉल्यूम इंटू dV। इफ आई सॉल्व दिस, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो वर्क डन बराबर होता है nRT इंटीग्रेशन ऑफ V1 to V2 1 by V into dV। So friends, here we need to apply the integration. Since integration of 1 by x dx is equals to log x, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं 1 by x का इंटीग्रेशन होता है log x। सिमिलरली यहां पे रिस्पेक्ट जो है वो वॉल्यूम का है, तो यहां पे वर्क डन बराबर आ गया nRT। चलिए मैं इसको पूरा बोर्ड यूज करता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये दिखे। तो देखिए nRT यहां पे मैंने लिख दिया बेटा, वर्क डन बराबर nRT 1 by V का मतलब आ गया log V, और इसके लिमिट आ गए V1 to V2। अब देखिए बेटा वर्क डन इज इक्वल टू nRT, फिर से वही बात है, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स को पुट करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू पुट द लिमिट, log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1, यानी कि इसकी जगह पे सबसे पहले हायर लिमिट, उसके बाद में लोअर लिमिट, log ऑफ हायर लिमिट माइनस log ऑफ लोअर लिमिट। तो वर्क डन बराबर nRT इंटू log ऑफ, अब आपको पता है इसको लिखने से पहले कि सिंस आपको पता है log A माइनस log B होता है बच्चों log ऑफ A बाई B, यानी कि log A माइनस log B हम लोग लेते हैं log A बाई B। सिमिलर फॉर्मूला विल बी यूज्ड ओवर हियर, दैट इज nRT, यहां आ रहा है बेटा log ऑफ V2 बाई V1, एंड दिस इज व्हाट दी वर्क डन फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी मीनवाइल यदि हम लोगों को इसे चेंज करना है अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, तो हम लोग चेंज के लिए भी जा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट 202, यानी कि इफ आई कैन मल्टीप्लाई वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू nRT log ऑफ V2 माइनस V1, देन इट बिकम बेस 10। यानी कि कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस नेचुरल लॉग को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता। द फॉर्मूला इज, आप 2.303 इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाला लॉग जो है ये आपका बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए फटाफट, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जब ये सिस्टम अपना स्टेट चेंज करता है तब ड्यूरिंग द चेंज योर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब ये स्टेट चेंज होती है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए चेंज इन T बराबर 0 हो जाएगा और इसीलिए उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती है, यानी कि del U बराबर 0। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो सारी की सारी वर्क डन में यूज हुई, यानी कि Q बराबर W। तो Q यानी कि हीट गिवन इज कंप्लीटली यूज फॉर दी वर्क डन। सो दिस इज व्हाट दी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब ये आ गया उसका वर्क डन। ये फॉर्मूले से हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रोसेस। दिस इज व्हाट द सिंपल डायग्राम ऑफ पीवी डायग्राम ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वी हैव लर्न मेनी टाइम्स। अभी जब मैं इसी लेक्चर के अंदर मैंने 3-4 बार ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन की है। देखिए डायग्राम क्या है, जब मैं A टू B चेंज कर रहा हूं तो देखिए धीमा धीमा ये प्रोसेस चेंज हो रहा है। एंड हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होता है, लीनियर नहीं होता है।
यानी कि जो घट रहा है वो e टू द पावर -t के हिसाब से घट रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट हम लोग कहते हैं। तो चलिए बेटा, ये पहला एक प्रोसेस है कि जहां पे सारी चीजें जीवित रहने वाली है। चलिए, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई है। नाउ सेकेंड प्रोसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट, आइसोबैरिक का मतलब होता है इस पूरे सिस्टम के चेंज के दौरान जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि change in pressure becomes zero. So in isobaric process change in pressure will be zero. यानी कि इस प्रोसेस के अंदर Q बराबर डेल यू प्लस वर्क डन। अब प्रेशर जीरो होने के कारण वर्क डन भी होगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी कि गिवन हीट विल बी यूज फॉर बोथ, कि आप इस सिस्टम को जब हीट दोगे तो हीट से वर्क भी होगा और उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो कोई टर्म जिसके अंदर जीरो नहीं होगी उसे हम लोग कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो ग्राफ भी आपके सामने तैयार है, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। मान लीजिए इसका स्टेट 1 है और यहां से यहां जा रहा हूं मैं 2। सो व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम 1 to 2 योर प्रेशर P रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने पानी को बॉइल्ड करने के लिए रखा, लेकिन जब पानी को बॉइल कर रहे हैं तो यहां क्या होगा, देखिए, जब पानी को हम लोग बॉइल कर रहे हैं तो पानी की वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और उसका टेम्परेचर भी धीमा 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 बढ़ रहा है। तो लेकिन उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, बट उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी उसका बढ़ रहा है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। सो इन आइसोबैरिक प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन is utilized for change in internal energy as well as work done. So if we want to derive the expression for the work done, so let me explain you. This is very simple. Now let us derive the expression for work done in a isobaric process. तो चलिए बेटा हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। So let us understand isobaric process. Isobaric process का क्या निकालना है हमें? वर्क डन। So I request every student कि यदि आपको वर्क डन निकालना है तो इसमें जो मंजूर है या हमको लगेगा, मैं यहां पे नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके, कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग लिखेंगे N इंटू CV इंटू डेल टी। यानी कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये ध्यान में रखना है। और दूसरा मेयर्स रिलेशन लगेगा, Cp माइनस CV बराबर R, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज द गैस कांस्टेंट। तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो ये तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज व्हाट इन द नोट वी आर गोइंग टू कंसीडर। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पे हम लोग को आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, बड़ा सिंपल है। लेट द इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज VI and TI, and final volume and temperature is VF and TF. Let the initial and volume, जब सिस्टम अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो उसका इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब आपको यह भी पता है इन आइसोबैरिक प्रोसेस चेंज इन प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है।
तो प्रेशर चेंज क्या होता है बेटा, 0 होता है। Therefore, amount of heat is given is being utilized for two things: change in internal energy as well as work done. तो क्या होगा बेटा, ये change in internal energy as well as work done. तो आपको पता है what amount of the work done over here, तो मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखवा के देता हूं। अब आपको दो टर्म यहां पे निकालनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। तो वर्क डन हम लोगों ने निकाला है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। वर्क डन इज गिवन बाय, अभी भी निकाला था। देखिए इक्वेशन 1 से हमें एक डायरेक्शन मिल गई है कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन का जो हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो आइसोबैरिक प्रोसेस समझना जरूरी है। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसलिए जो भी हीट दे रहे हैं वो दोनों काम के लिए यूज हो रही है। लगने वाला जो हमको इनपुट है वो मैंने उधर लिख के रखा है। वर्क डन कितना होता है बेटा, वर्क डन बराबर यानी कि dW बराबर प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, P इंटू डीवी। अब P इंटू डीवी को यदि हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको पता है PV इज इक्वल टू होता है nRT। तो यहां पे P इंटू डीवी की जगह पे हम लोग लिखेंगे nR इंटू dt। तो यदि इसको हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोग क्या यहां पे इनपुट डालेंगे, तो dW यानी कि वर्क डन बराबर होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या है बेटा, ये प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम की जगह पे मैं डाल रहा हूं N इंटू R इंटू dt, यानी कि dW बरोबर nR, यहां पे लिख रहा हूं मैं TF माइनस TI। तो मुझे बताइए जरा, जो मैं dt लिख रहा हूं, इस dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये दो टेम्परेचर हमने यहां पे लिख दिए। ये हो गया मेरे लिए dW, यानी कि ये हो गया मेरे लिए वर्क डन। तो वर्क डन मुझे मिल गया है, यानी कि मैं इसको वर्क डन ही बोलूंगा। nRT की जगह पे मिल गया है TF माइनस, सॉरी क्या मिल गया यहां पे, TF माइनस TI। तो बच्चों देखिए, हमें यहां से रास्ता मिला था कि हमको वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो इसमें से वर्क डन हमें मिल गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड एज वी नो दॅट, जसं आपल्याला माहितीच आहे, आपण ते कोपऱ्यात लिहिलेलं आहे, इंटरनल एनर्जी इन दी आइसोबैरिक प्रोसेस इज गिवन बाय, बोलिए क्या लिखा है बेटा यहां पे, n इंटू CV इंटू dt, n इंटू CV इंटू dt। हाँ, ये डेल टी और dt ये समान चीजें हैं। डेल टी का मतलब होता है चेंज इन अ टेम्परेचर, सो आई विल राइट CV और यहां लिख सकता हूं मैं TF माइनस TI। तो ये मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया। देखिए मैंने इक्वेशन यहां से स्टार्ट किया था, मुझे ये दो इक्वेशन मिल गए हैं। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन is equals to del U plus W. Amount of heat is given is equals to del U plus W. So heat is equals to, what is del U? N into CV into TF minus TI अधिक what is work done? N into R into TF minus TI। ये हमने लिख दिया। तो यहां पे Q बराबर इन दोनों में से आपको कॉमन कांस्टेंट क्या मिलेगा, तो मैं निकालता हूं n इंटू TF माइनस TI। यदि मैं कांस्टेंट निकालूं तो मुझे मिलेगा यहां पे CV प्लस R। तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा बेटा CV प्लस R। अब CV प्लस R यदि मुझे मिलता है तो मैं यहां पे बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन, मैं मेयर्स रिलेशन को इस्तेमाल करता हूं। Cp minus CV is equals to R, so I can say that ये CV इधर लेके जा रहा हूं तो Cp बराबर होता है CV प्लस R। अब यहां पे Cp बराबर आ गया CV प्लस R, तो Q बराबर आ गया है N इंटू TF माइनस TI, और इसकी जगह पे मैं डाल रहा हूं Cp, क्योंकि इसकी जगह अभी निकाला हमने Cp। तो Q बराबर आ जाएगा Cp इंटू N इंटू TF माइनस TI, and that is what the equation of the heat. So this is the amount of the heat added to the isobaric process.
So friends, this is the simple expression for the isobaric process. I'll revise in short. क्या किया बेटा हमने? चेंज इन प्रेशर जीरो होता है, इसलिए इसमें से कोई भी टर्म जीरो नहीं होती है, यानी कि जितनी हीट दी वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों के लिए इस्तेमाल होगी। यहां से हमको डायरेक्शन मिल गई है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को निकालना। हमने लिख लिया है कि इस प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी और मेयर्स रिलेशन का हमें इस्तेमाल करना है। यू मस्ट नो दिस टू फॉर्मुलाज बिफोर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, डू रिमेंबर। उसके बाद में वर्क डन इज गिवन बाय, तो ये वर्क डन का बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या बोलता है बेटा हमको? वर्क डन प्रेशर इनटू चेंज इन दी वॉल्यूम, तो P इंटू वी इज इक्वल टू NRT, तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू NR इंटू DT। तो मैंने यहां पे इसको जो वर्क डन है DW दैट इज NR इंटू DT और DT को रिप्लेस कर दिया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो यहां से मुझे ये वर्क डन मिल गया। और मेरे पास डेल यू जो था वो तो एज ए फॉर्मूला था ही, तो मैंने सिर्फ डेल टी को TF माइनस TI के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया। फिर इक्वेशन 1 के अंदर जो दो वैल्यूज मिली है उसको पुटअप किया और इसको सिंपल TF TI को कांस्टेंट निकाल करके ये बचा और इसमें मेयर्स रिलेशन से मैंने CP डाल दिया, तो ये आपको मिल गया है वर्क डन इन ए आइसोबैरिक प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 2-3 चीजें कवर की है और 2 ही प्रोसेस समझी है। एक प्रोसेस है आइसोथर्मल और दूसरी आइसोबैरिक। अभी और 2 प्रोसेस बाकी है, आइसोक्लोरिक और अडियाबैटिक। सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द थर्मोडायनामिक्स। ये तीसरा लेक्चर है, इसको देखिए। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर सुझाव दीजिए। हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टे ट्यून, प्लीज फॉलो द चैनल एंड don't forget offline classes is also available at Bhandeswars Academy। और आप लोगों को यदि लगता है तो आप लोग ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हैं। थैंक यू।